हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर 1 है साइंस का, क्लास 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये चैप्टर्स दिया हुआ है। और बच्चों, इस चैप्टर्स में सबसे जो टफ टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है हर एक इक्वेशन को बैलेंस कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपको ये यहाँ पे याद करवा दूंगा ट्रिक। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अदर टॉपिक्स देख लेंगे इस चैप्टर्स में। क्या क्या है? केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद कोरोजन, रेंसिडिटी। इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स में एक एक पॉइंट देखेंगे और मैं आपको यहाँ से याद करवा के ही भेजूंगा। आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी का सारा जो है, ये जो भी पॉइंट इसमें है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर मन करे तो आप एक बार रीडिंग लगा लेना, नहीं तो उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्या एक्सप्लेन करता हूँ बिना कुछ जाने आप कैसे बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, फिर भी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आप आसानी से बैलेंस कर ले जाएंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग यही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे के टॉपिक्स देखेंगे। चलो ठीक, तो देखो क्या है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या करोगे बच्चों, देखो मैं एक इक्वेशन पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो जिंक प्लस H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बच्चों मान लो ये आपको ये केमिकल इक्वेशन दिया है और आपको बैलेंस करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक्स। ठीक है ध्यान से सुनो। देखो तो हमें जो है क्या स्टेप्स फॉलो करना है। देखो सिंपल स्टेप्स क्या है कि आप यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है जब मैं केमिकल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझ लेना। वहाँ पे बस यहाँ पे आपको बस बताने के लिए है कि ये 3 लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है वहाँ सीधे सीधे नीचे नीचे लिख लो ये हो गया जिंक, फिर ये देखो क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है ये सल्फर, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, उसके नंबर नहीं लिखना है, जैसे H2 लिखा हुआ है यहाँ पे तो H2 का नंबर नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ सिंपली क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, H, S और O लिखेंगे। ठीक है, अब देखो उसके आगे जस्ट इन एटम्स के कितनी नंबर्स हैं वो आप लिखोगे, नंबर्स ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट। तो जिंक की कितनी नंबर है भाई, कितने एटम्स हैं, तो 1 लिख दोगे आप। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो हाइड्रोजन की 2 हो गई। ठीक है, सल्फर की कितनी है, सल्फर की 1 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इस लाइन में आप क्या लिखोगे, मन करे तो ये एलिमेंट यहाँ भी फिर से लिख लो कि जिंक है, हाइड्रोजन है, और सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अदरवाइज यहाँ तो लिखा ही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसके सामने एटम देखोगे, जिंक की कितनी एटम है बताओ जरा, जिंक की कितनी एटम है यहाँ, 1 है, तो 1 लिख दोगे। ओके,
अब देखो हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी एटम्स है, हाइड्रोजन की 2 है, ओके ठीक है। सल्फर की यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड्स को हमें कंपेयर करना है कि क्या नंबर ऑफ एटम सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। देखो जिंक का ये लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है बैलेंस है, इसमें हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी सल्फर का 1 है, ये भी बैलेंस है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन में 4 है, यहाँ पे राइट साइड में ऑक्सीजन में 4 है, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि CO रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये बना रहा है CH3OH, ठीक है। तो सिमिलर काम हमें कर लेना है। एलिमेंट हमें रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट यहाँ लिख लेंगे। रिएक्टेंट में एलिमेंट क्या क्या है बच्चों जरा बताना। देखो ये है कार्बन लिख लिया, फिर ऑक्सीजन है और फिर ये हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। अब इसके नंबर्स लिख लो कितने हैं। कार्बन के कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में देखो कार्बन की कितनी है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी 1 है। और हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन देखो ये दोनों मिला करके कितनी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 4, 3 यहाँ 1 यहाँ 4 है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में कार्बन कितने हैं, 1 है। राइट साइड में भी कार्बन कितने हैं, 1 है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितनी है राइट साइड में, 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन देखो 2 है और राइट साइड में कितनी है, 4 है। तो 4 है यहाँ पे 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप केमिकल इक्वेशन फिर से यहाँ पे नीचे क्या करोगे, लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट यहीं पे लिख दोगे, लेकिन मैं आपको ताकि क्लियर हो इसलिए मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। CH3OH हमें ये इस साइड लेफ्ट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में। तो ये कितने हो गए, अब देखो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर हो गया। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल लो, देखो कितना आसान है, ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन दिया हुआ है और ये दिया है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखो पहले। एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे कैल्शियम है, फिर ये क्या है, ऑक्सीजन है, फिर ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, ठीक है। अब इनकी नंबर्स लिख लो, ठीक है। ये नंबर कैल्शियम कितने एटम है, 1 एटम है, ओके। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कितने हो गए, 2 एटम हो गए कैल्शियम ऑक्सीजन के, ठीक है बच्चों। और हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में देखो एलिमेंट्स लिख लो, कैल्शियम, ठीक है। और और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता है ऐसे, तो इस नंबर को आप यहाँ ले आकर के मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मतलब क्या लिख लेना कि 2 इंटू, ठीक है, OH, ऐसे। अगर 3 लिखा होगा तो 3 कर लेना, 4 लिखा होगा तो 4 कर लेना, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में दिया होगा तब, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे लिखो नंबर जरा, कैल्शियम की कितनी है एटम, 1 है, ओके। ऑक्सीजन की कितनी है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया तो कितना, 2 हो गया। और हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है, ठीक है। अब बताओ ये इसमें ये लेफ्ट साइड में कैल्शियम कितना है, 1 है, ओके।
कैल्शियम 1 है तो मतलब बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, ये बैलेंस्ड है। ये हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो बच्चों, अब थोड़ा सा एक बड़ा इक्वेशन लेते हैं ठीक है। एक रिएक्शन है, देखो आयरन का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें देखो एलिमेंट हम लिखेंगे पहले क्या, पहले यहाँ एलिमेंट लिख लेंगे आयरन, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर्स लिख लो बच्चों, बताओ जरा कितना है। यहाँ पे आयरन की कितनी एटम्स हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, तो 2 है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट में लिखो, आयरन लिख लोगे ज़रा, ठीक है, और क्या लिखोगे, हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे, और क्या लिख दोगे यहाँ पे, ऑक्सीजन लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो आयरन की कितनी संख्या है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो अब मिलाओ देखो कि लेफ्ट साइड में आयरन जो है 1 है, लेकिन राइट साइड में आयरन कितनी है, 4 है, 3 है। तो ये क्या, ये बैलेंस है, नहीं है। तो अभी हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन में क्या है, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी 2 है, तो क्या है, बैलेंस है, हाँ ये अपने आप में यहाँ पे अभी तक बैलेंस है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 है, तो क्या ये बैलेंस है, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आयरन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल 3 इधर 3 इधर, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा, हाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद बैलेंस हो जाएगा। तो अगला स्टेप में बच्चों देखो यहाँ पे क्या करोगे, लिखना पड़ेगा आपको, लिखो यहाँ पे वो इक्वेशन जो दिया है ये, इसको यहाँ पे नंबर डाल के देखो। हमारा क्या इक्वेशन था, Fe प्लस H2O, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, यही याद होगा आपको, अब बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, ये आपको मैं याद करवा के भेजूंगा कैसे करना है। देखो तो आयरन में क्या यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, शांति से 3 रख दोगे यहाँ पे, ओके बच्चों, ठीक है। और इधर क्या, ऑक्सीजन के पास आपने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे आयरन 3 बराबर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का बच्चों देखो, ध्यान दो जरा, हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, 4 × 2, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे कितनी है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, अभी 2 है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आया हुआ है, ठीक है, अकेले होता तो आराम से हो जाता। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हमें 8 करना है, तो सिंपली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8। तो अब लिख दोगे क्या यहाँ पे अब बस 4 लिख दोगे, तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, फिर से एक्सप्लेन करूँ, देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ तक आना है, यहाँ तक आने के बाद जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया है उसको यहाँ पे आप रख दोगे, जो भी मल्टीप्लाई किए हो। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार चेक कर लोगे कि सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है कि नहीं, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। अगर कोई सा भी नंबर चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे आप एक
सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके बैठा दोगे और ये हो जाएगा। ऐसा नहीं एक्सेप्शन कुछ नहीं आएगा, ठीक है, आएगा। अब देखो अगला एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। इसी मेथड से सारे जो है सॉल्व होंगे बच्चों, एकदम आप जो है कॉन्फिडेंट रहना। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे आपको याद हो जाएगा। देखो ये मीथेन है, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये बन रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, एटम्स लिख लोगे। कार्बन का एटम लिख लिया, हाइड्रोजन का एटम लिख लिया, ऑक्सीजन का एटम लिख लिया। अब रिएक्टेंट साइड में बताओ जरा, कार्बन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखोगे कार्बन, फिर लिखोगे हाइड्रोजन, फिर लिखोगे ऑक्सीजन। अब बताओ नंबर्स कितने हैं, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि जो है आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप सोचने बैठ जाओ, कुछ नहीं सोचना, ये फॉर्मेट लगा देना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हो, लिख सकते हो पेपर्स में भी, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड में 1 है एटम, तो राइट साइड में भी 1 है, मतलब ये ठीक है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, लेफ्ट साइड में 4 है लेकिन राइट साइड में कितनी है, 2 है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों, तो हो गया 4, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के एटम 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसको जो है अब बराबर करने के लिए इधर या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अननेसेसरी काम नहीं करना है, ठीक है, इसको आप नहीं करोगे, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूँ क्या करना है। जब ऐसे आए ना अलग अलग, एक इवन ऑड जैसे चीज़ दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, इसको आप अभी छोड़ दोगे ऐसे ही, और सिंपल आप कहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे, ठीक है। इस 2 को बैलेंस करोगे, तो 2 को बैलेंस करोगे तो देखो कैसे करोगे, इक्वेशन लिखो फिर से नीचे, CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन में आपने राइट साइड में क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब काउंट करो नंबर्स ऑफ एटम, ठीक है। देखो कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो बच्चों 4 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो क्या है, यहाँ तो 2 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो रही है, यहाँ 2 प्लस यह 2 हो गया, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 हो गया सॉरी 4 है। तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, ये भी 4 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। क्लियर है, इतनी सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसके अलावा बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको ऐसे रट जाना है, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा होगा तो वीडियो में एक बार फिर से जाना, पीछे पीछे देख करके आना, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब जो है बच्चों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले मैं सबसे टेढ़ा टॉपिक को डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपको एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या है, एक बारीकी तरीके से अब हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और याद कराएंगे आपको यहीं पे, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के पेज पे मैं ले जाऊंगा लास्ट में और दिखाऊंगा कि आप सारे जो है कंसेप्ट को आपने देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो बच्चों एक टर्म होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ध्यान से सुनना, और एक होता है केमिकल रिएक्शन, ओके।
अब दोनों ये डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है बच्चों। तो केमिकल चेंज क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैटर का 2 स्टेट होता है, ठीक है। मैटर का 2 स्टेट नहीं होता है, मैटर 2 तरीके से बदलता है, उसमें चेंजेज आती हैं वो 2 तरह के। मैटर तो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हायर स्टडी में जाओगे तो एक प्लाज्मा स्टेट आ गया, ठीक है, 4 स्टेट होता है, ठीक है। तो देखो ये मैटर जो है जब चेंजेज आते हैं उसमें, तो एक आता है फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कि मान लो एक पेपर है, ये पेपर है, पेपर को आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, इसको जो है फोल्ड कर दिया चारों तरफ से, ऐसे आपने अपने कॉपी से पेज निकाला, उसको फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड कर दिया तो क्या वो पेपर से कुछ और बन गया क्या, पेपर ही तो है, पेपर है ना। तो उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, चेंजेज आ गए, लेकिन है वो पेपर, फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी उसकी सेम रहेगी, ठीक है। एक शीशा है, शीशा को तोड़ा, ठीक है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, तो क्या उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं बदले, ठीक है, वो सेम रहा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला है टॉपिक हमारा केमिकल चेंज। एक मिनट बच्चों। ठीक है, केमिकल चेंज, देखो केमिकल चेंज में क्या है कि जैसे कि ये पेपर है, आपने इसको जला दिया, आग लगा दिया इसमें, ठीक है, तो ये जल के क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। अब क्या ये ऐश की प्रॉपर्टी और पेपर की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं ना, बिल्कुल बदल गई। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, मतलब वो परमानेंट तरीके का चेंज हो गया उसमें, जिससे माने जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया है, ठीक है। और अगर हम चाहें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना तो वो अब संभव नहीं है, नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल लो, ये मिल्क है, ठीक है बेटे, मिल्क। मिल्क में क्या है, देखो मिल्क से आप एक बार बनाते हो घी, ठीक है, और एक बार बनाते हो पनीर, ठीक है, पनीर बनाया और घी बनाया, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि घी से तुम वापस जो है मिल्क बना दो, ठीक है, 1 kg में घी देता हूँ आपको और मैं कहूँ कि आप वापस मुझे मिल्क बना के दे दो, ठीक है, और 1 kg में पनीर देता हूँ, फिर कहता हूँ आपसे कि आप मुझे क्या करो, मिल्क बना के दे दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? कमेंट में बताना ज़रा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेरी गुड। रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल चेंज पॉसिबल नहीं है। घी से मिल्क नहीं बन सकता, ठीक है, पनीर से मिल्क नहीं बन सकता, तो ये चेंज कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब रिएक्शन जो है, अब देखो ये केमिकल रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा टर्म है इसमें कि ये प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट जो जिसकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ग्रेटर देन 2, 2 या मोर देन 2, ठीक है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिससे 2 चीज़ें मिल करके 3rd चीज़ें बना रही है, तो वो जो है एक तरह से क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें बच्चों देखो एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो चेंजेज हुए केमिकल रिएक्शन के बाद वो या तो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट चेंज होगा, या फिर वो वापस रिवर्स भी हो सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। तो ये हायर स्टडी की बात है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है अभी, बस इतना आप जान लो कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ
थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इतना याद रखना आप। चलो अब देखो, अब हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। या तो हम इस केमिकल जो रिएक्शन हुआ है, देखो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसको हम या तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, वर्ड्स में जो कि सेंटेंस होता है, ठीक है, या फिर सिंबल के रूप में यूज लिख सकते हैं। ठीक है, या तो वर्ड्स में लिख लो या सिंबल में लिख लो। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन क्या होती है, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो क्या बनता है, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, एक तरीका ये है कि ऐसे लिख दो, तो क्या हर रिएक्शन को ऐसे लिखोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंबल दी गई है हर एलिमेंट्स की। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको और दूसरा तरीका क्या है, सिंबल्स के रूप में लिखेंगे क्या, कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। Mg जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब बर्न हो रहा है, तो ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, MgO। क्लियर है। अगर बैलेंस करो तो देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो लिख दो, और दो यहाँ पे लिखने के बाद क्या, मैग्नीशियम दो हो गया, तो यहाँ पे दो लिख दोगे, देखो बैलेंस हो गया इक्वेशन। अगर ये इस तरह से अगर लिखा हुआ आपको इक्वेशन दिखे तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए। तो बच्चों फिर ये बताओ, फिर ये एरो क्या है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, मतलब कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। मतलब एरो जो है अगर लेफ्ट से राइट गया है तो लेफ्ट वाला क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट्स होगा। ठीक है बच्चों, और राइट वाला क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जिस तरफ एरो इशारा करेगा वो प्रोडक्ट कहलाता है, और जिधर और से एरो स्टार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। याद हो गया। ठीक है, और एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल और ले लो। जब जिंक को, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम डुबाते हैं तो ये क्या होता है, ये जलता है, उसमें जलने के बाद जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब एक्वस है, ठीक है, इसमें जिंक डाला तो ये जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ठीक है, ये चीज़ें आपका कैसे है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, रिवाइज कराऊँ, केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, याद हो गया। ठीक, चलो अब जो है देखो, केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलेटल, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को तो मैंने ऊपर आपको पूरे एक्सप्लेन कर ही दिया,
स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको सिंपली जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, ठीक है, Mg प्लस O2 विल गिव MgO, ये रिएक्शन में लिख दिया तो ये क्या है, स्केलेटन इक्वेशन है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, अगर मैं बैलेंस कर दूं तो बैलेंस करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो मैंने ट्रिक जो बताया था आपको क्या है, रिएक्टेंट साइड में लिख लो सिंपल सी Mg, फिर ऑक्सीजन लिख लो, इसकी एटम कितनी है 1 है, यहाँ पे 2 है, इस साइड में कितना है Mg की 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना है 4 हो गई, 4 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है 4, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे लिख दो, फिर 2Mg प्लस O2 विल गिव 2MgO, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये स्केलेटल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इतनी समझ में आ गया। चलो तो अब बच्चों देखो अब क्या टॉपिक बच गया आपका इसमें, अब हमारा टॉपिक बच गया इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको यही याद कराता हूँ, आपको बस क्या है इसी में बने रहना है यहीं पे। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो ये बेसिकली 4 तरह के हैं, 4 तरह के हैं। ठीक है, पहला है जो आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल के क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, लिखें 2 और मोर reactants combines to form a single product। ठीक है, ये आपके डेफिनेशन है। देखो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो जरा, देखो क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। अब बच्चों देखो ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो एक प्रोडक्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, थर्ड प्रोडक्ट बनाया जो कि सिंगल है, एक ही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, हीट, तो हीट तो कोई सब्सटेंस नहीं है, वो हीट तो एनर्जी है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो दूसरा रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो बच्चों ये बिल्कुल जो है ये पहले वाले का उल्टा है, जो मैंने ये अभी समझाया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका उल्टा है, इतना याद रखना। ट्रिक, ट्रिक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, उल्टा कैसे लिख सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट, जो सिंगल प्रोडक्ट है आफ्टर ब्रेकडाउन, ठीक है आफ्टर ब्रेकडाउन, यहाँ पे या तो हीट की वजह से ब्रेकडाउन होगा या प्रेशर की वजह से ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, क्या करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंगल प्रोडक्ट होगा वो टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स में
बिखर जाएगा। ठीक है, इतना याद हो गया। देखो एग्जाम्पल ले लो, FeSO4 ये जो है हीट अगर इसको करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनाता है कि Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। ओके, ये क्या है? फिर आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, देखो ये क्या है बच्चों, देखो ध्यान दो, ये सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं है? सिंगल, ये कोई जो है ये एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं कंपाउंड है ये सिंगल। जब आपने इसको हीट किया तो ये 3 पार्ट में टूटा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल दो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब ब्रेक करोगे तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड में बनेगा और CO2 रिलीज होगा। ठीक है, देखो सिंगल प्रोडक्ट था, ये 2 पार्ट में टूट गया। क्लियर है? एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो। कोई भी रिएक्शन आप देखोगे ऐसा सिंपल से आंख मत करके क्या करोगे, उसको कह दोगे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ट्रिक मैंने क्या बताया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, चलो अब तीसरा जो है रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश में, हिंदी में क्या मतलब होता है? डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, हटा के जगह ले लेना आपने। मान लो ये चेयर है, ये चेयर है, बनाओ चेयर, देखो कुछ बन रहा है कि नहीं? बन गया चेयर। ठीक है, ये चेयर है, चेयर पे मान लो कोई बैठा है, आप इसको पहले से यहाँ पे कोई बैठा है, ओके, आपने क्या किया, इसको बोला कि भाई आप हट जाओ, मुझे बैठना है, तो इसको हटा के आप बैठ गए, तो क्या हो गया? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो देखो एग्जांपल दो, समझाता हूँ आपको, एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से। आयरन का रिएक्शन हो रहा है किससे? कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बोला कि ये पहले से जगह लेकर बैठा हुआ था चेयर पे ये आदमी। ठीक है, और आप गए, बोले कि भाई हटो, मुझे बैठना है इस चेयर पे, तो चेयर के साथ आपका वो हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, अभी ये आदमी हट जाएगा इस पर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयरन है ये सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और बदले में ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा। ये सल्फेट को मान लो चेयर, ये कॉपर को मान लो ये जो है आदमी तो बैठा था। ठीक है, और ये थे कौन? आप। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन बनाएगा बताओ जरा? FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो और एग्जांपल ले लेते हैं एक और। ये याद रखना, एक चेयर वाला है, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। 10th पास कर जाओगे तो भी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे काम आएगा आपको, जब इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे या फिर मेडिकल की तैयारी करोगे तो वहाँ काम आएगा इस। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लो, देखो कैसे समझ में आ जाता है इसको भी आसानी से। ये होता है Na2SO4 का रिएक्शन बैरियम क्लोराइड से हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बैरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैं इसलिए टर्म यूज किया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए, अदरवाइज है कुछ नहीं, वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने किया है वही चीज़ यहाँ करना है। ओके, देखो क्या हुआ कि 2 जगह रिप्लेसमेंट होगा, इसलिए डबल है, 2 जगह होगा। देखो क्या है कि यहाँ पे सल्फेट का, ठीक है, बैरियम के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और सोडियम का क्लोराइड के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, जब बैरियम सल्फेट के साथ कंबाइन किया तो बैरियम सल्फेट बन गया, और देखो ये सोडियम जो है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है 2 जगह से रिप्लेसमेंट हो रहा है, 2 जगह। ठीक है, ये मतलब सिंपल से क्या करोगे,
इसको तोड़ दोगे यहाँ से, इसको यहाँ से तोड़ दोगे, अपोजिट वाले को कंबाइंड कर दोगे। याद हो गया? क्या याद करनी है? अपोजिट वाले को कंबाइंड कर देना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया आपका तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ये टाइप था क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देख के डर नहीं जाना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो डर गए, है तो वही ना। अब चलो चौथा रिएक्शन आपका क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों जब साथ में होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आपको क्या 10th लेवल तक आपको क्या याद रखना है, आपका इसी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, क्या याद रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट ऑक्सीडेशन में याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट क्या रखोगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का लॉस होगा और ऑक्सीजन का गेन होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो रिडक्शन में क्या होगा, कि रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा इसका हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके, एंड गेन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, एटम। ठीक, इतना याद हो गया। जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका उल्टा रिडक्शन में होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जब जिसको याद करने में दिक्कत होगी तो इसमें ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको याद रहेगा। लेकिन पहले एग्जांपल देख लो। देखो एग्जांपल क्या है, कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बच्चों क्या बन रहा है, कॉपर एलिमेंट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब लॉस होता है ऑक्सीजन का तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये इस पार्ट में क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इस पार्ट में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे इसको। ओके, अब बच्चों ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, बताओ, प्लस ओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, तभी तो वाटर बना है। तो जब ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो एक ही रिएक्शन में पहला रिडक्शन भी हुआ है और ये ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको ये दिया रहता है कि इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे ही डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लो बच्चों, कि जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, इसका रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, बताओ, हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या कहलाता है, बताओ, लॉस हो रहा है, लॉस या रिमूवल। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, जल्दी बताओ, रिडक्शन। ओके, और इस कार्बन में देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। एक और एग्जांपल दूं क्लियरिटी के लिए, चलो ठीक है ले लो एक और एग्जांपल, MnO2 प्लस 4HCl will give MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अच्छा एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, इसको आप जो है
कमेंट में बताना, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आप कमेंट करो, उसके बाद जो है मैं यहीं पे आपका सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहले वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद आप जो है इसको सॉल्व करो, कमेंट में लिखो, उसके बाद फिर आकर के सॉल्यूशन देखना, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अभी अभी मत देखना जब तक खुद से ना सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि इससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यह वाला हट जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन ले लिया, तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ओके। और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन हो रहा है, ये क्या नाम है, वाटर में क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है प्लस ऑक्सीजन एटम का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या आपने भी यही लिखा है? अगर सही लिखा है इसका मतलब आप समझ गए, बिल्कुल आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गलत हुआ तो एक बार जो है ऊपर जा करके वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। चलो ये टॉपिक हो गया आपका। अब अगला टॉपिक एक छोटा सा दिया हुआ है आपका, कोरोजन। तो बच्चों कोरोजन होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। कोरोजन एक ये बड़ा टर्म है, देखो ये एक बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा टर्म। जैसे कि ये कोरोजन का टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा टर्म होता है, ये होता है रस्ट, रस्ट या रस्टिंग, ठीक है। मतलब रस्टिंग एक जनरल टर्म है, ये क्या है, जनरल टर्म है, जनरल टर्म्स यूज्ड फॉर वियर एंड टियर। मतलब कि अगर कोई सामान पुराना हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, आपके जो घर में कार है, मान लो 2 साल पहले ली गई थी और अभी के कंडीशन देखो उसकी, तो क्या ओरिजिनल जो से दिखेगा क्या, जैसा लेकर के आए थे आप शोरूम से पहले दिन, क्या वैसे ही आज भी है क्या, बिल्कुल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर हुआ होगा, कुछ रिप्लेसमेंट हुआ होगा कुछ पार्ट्स का, ठीक है। तो यही जो डिटेरियोरेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलरली जब मेटल एलिमेंट में डिटेरियोरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक टर्म होता है एक रस्टिंग। रस्टिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है, आयरन के लिए, ठीक है। अब एक लोहे का कील है, ठीक है, ये लोहे का कील है बच्चों, इसको अगर आप एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में रख दोगे बारिश में, तो ये शाइनिंग हो रहा था पहले, शाइनिंग शाइनिंग सरफेसेस थी, अब ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा, ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा, लाल, मतलब ये क्या हो गया, रस्ट हो गया, मतलब ये इसका डिटेरियोरेशन हो रहा है, ये अगर ज़्यादा दिन पड़ गया रह गया तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाता है। तो यही होता है, जंग लगे हुए अगर किसी चीज़ से आपका हाथ कटता है तो आप क्या दौड़ते हुए कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास, फिर टेटनस का इंजेक्शन लगा दो भाई, क्यों, क्योंकि ये जंग लगा हुआ था, हो सकता है मुझे टेटनस हो जाए, ठीक है। ओके चलो, तो ये बच्चों कोरोजन हो गया। अब एक अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होते हैं, तो रेंसिडिटी का मतलब सिंपली है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, क्या, लिपिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, यही कहलाता है रेंसिडिटी। लिपिड में क्या आता है, फैट हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ऑयल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब ऑक्सीडेशन इसका होता है, मतलब जो टूटता फूटता है, ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, तो कुछ गैसेस के रूप में उड़ेगा, कुछ जो है सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में रह जाएगा। ये गैसेस जो निकलते हैं ना, ये इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है, ये बहुत ही गंदा महकता है। अगर किसी फैट को आप सड़ने के लिए छोड़ दो, ठीक है, कुछ दिन बाद बाहर छोड़ दो, ठीक है, तो उसकी महक देखना कितना गंदा महकता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। और एग्जांपल दूं आपको,
आप किसी का ये दूध का प्रोडक्ट है, कोई बाहर छोड़ दो, है सड़ जाए, उसको सड़ने दो, उसकी महक देखना कितनी बदबू आ रही है उसमें से, ठीक है। समझ में आ गया। तो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका? उसमें फैट है। दूध में फैट होता है, बिल्कुल होता है। उसी का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल, ठीक है, पार्ट्स, और छोटे छोटे पार्ट्स जो जब सड़ने लग जाते हैं उसमें महक आती है, जो कि अनप्लीजेंट होगा। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब चलो सीधे चलते हैं हम लोग कहाँ? एनसीईआरटी के पेज पे। अब ये जितने सारी चीज़ें मैंने बताया, ये देखो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखा है, और मैंने आपको हर एक चीज़ पढ़ा दिया, याद करा दिया। देखो तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, कि मैग्नीशियम रेवन को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये ग्लास में आपको दिख जाएगा, ठीक है, वाइट ग्लास है, तो ये इसको ये बर्न होगा तो यहाँ प्रेसिपिटेट होकर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो ये किस तरह का पाउडर दिखेगा? कैसा? वाइट कलर का पाउडर दिखेगा, ठीक है बच्चों। चलो, जब जलता है तो कैसी लाइट आती है? डेजलिंग वाइट फ्लेम्स निकलता है, ठीक है। अब चलो, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो चेंजेज आते हैं उसकी स्टेट में चेंज आ जाती है, जो भी मैटर्स होगा उसकी स्टेट में चेंज आ जाएंगे, जो भी एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, कलर में चेंज आएगा, ठीक है, उसमें से कुछ गैसेस निकलेंगे, टेम्परेचर जो है बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो आप यहाँ पे क्या है कि जब जिंक का, ठीक है, जिंक का डाइल्यूट जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है और हीट भी होता है। ये गर्म छुओगे तो गर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गैस का रिलीज हुआ और टेम्परेचर भी बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, मैंने बताया था आपको केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अगर हर रिएक्शन को ऐसे ही लिखा जाने लग गया तो फिर वो कितनी बल्कि हो जाएगा? क्या आपको देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए ना हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। सिंबल यूज करने के बाद जो स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसे ही अनबैलेंस छोड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो, अब ये स्टेप्स दिया हुआ है ये बैलेंस करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें तो कुछ नहीं दिया है। जो मैंने आपको बताया वो उसको याद रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा, कि चाहो तो लिख सकते हो, लिख लेना जब क्वेश्चन आया तो। अगर उसकी स्टेट गैस है तो गैस लिख देना उसके नीचे, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो एल लिख देना, एक्वस फॉर्म में तो एक क्यू लिखना, और सॉलिड में होगा तो एस लिखना। जैसे कि देखो आयरन सॉलिड होता है तो एस लिखा हुआ है इसके पॉल में। वाटर लिक्विड होता है तो गैस, सॉरी वाटर गैस होता है तो जी लिखा हुआ है। ये देखो FeO4 ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड क्या है? ये सॉलिड है तो एस लिखा हुआ है। हाइड्रोजन क्या गैस है तो जी लिखा हुआ है, ठीक है। सिंबल ऐड कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए, क्लियरिटी के लिए, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में लिख लेना, नहीं तो हो सकता है नंबर काट लें आपका एग्जामिनर, क्यों उस फालतू का जो है मौका देना, ठीक है। अब ये जो एरो जो बना हुआ है, एरो के ऊपर जो कुछ कुछ लिखे रहता है, तो ये जो है कैटलिस्ट यूज होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं कैटलिस्ट का, ठीक है। सनलाइट यूज होगा तो सनलाइट लिख देते हैं। प्रेशर चेंज हुआ होगा तो डेल्टा पी आर ऐसे चेंज करना लिख देते हैं। हीट ऐसे डाल इसका सिंबल डाल देते हैं तो हीट हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पूरी डिटेल्स में समझा दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है,
पूरा डिटेल्स में बताया। देखो ये सब एग्जांपल्स, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मैंने पूरा समझा दिया है पीछे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या समझाया, ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे चेयर वाला जो एग्जांपल दिया था, एक दूसरे की जगह ले लेना, ठीक है। और साथ में उसका दूसरा जो एग्जांपल समझाया था आपको मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसके एग्जांपल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया कि क्या होता है, कैसे हुआ, ठीक है। कोरोजन को मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, कोरोजन क्या होता है, बताओ जरा। कोरोजन क्या है, जनरल टर्म्स है फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ आयरन मटेरियल्स। कोई भी चीज़ जो आयरन से बनी है उसकी लाइफ कम होती जाती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, फैट और ऑयल्स को, ठीक है, जब हम चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होने लग जाती है। जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों तो वो टूटेगा तो कुछ पार्ट्स उसका ब्रेक जो है वेस्ट के रूप में अनप्लेजेंट स्मेल हमें देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ। देखो आप जो ऑयल की बोतल होती है, घर में जो ऑयल्स की बोतल होती है, अगर जब खरीद के आता है वो तो सील्ड पैक होता है, तो उसमें आपको बिल्कुल महक नहीं आएगी। अगर ये जब ओपन हो गया और इसको आप कुछ महीनों तो खुला ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ओपन तो देखना ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये इसकी जो है बहुत ही गंदा महक आने लग जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको ये पूरा चीज़ समझा ही दिया था, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब कुछ काम की बातें। अगर देखो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में करके मुझे बताना कि कंटेंट आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। विथ ट्रिक्स, मैं आपको जहाँ भी संभव होगा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ताकि जो है आपका चीज़ें जो है दिमाग में रिटेन रहे। क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है बच्चों, जब एग्ज़ाम में आप लिखने बैठोगे तो प्रेशर में कुछ कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है, तो यही जो ट्रिक हमें याद रह जाती है, ठीक है, उसके दम पे हम जो है आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर बना लेते हैं, अपना कुछ कुछ पॉइंट भी याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।